ये बात आज से 30 साल पुरानी है, जब छोटे छोटे गांवों में साधारण लोगों के पास बाइक नहीं थी। उन्हें अगर पास के गांव या शहर जाना हो तो या तो बस से चले जाते या फिर बीच के रास्ते से चलकर ही जाते थे। 20 साल का राहुल भी एक ऐसे ही छोटे से गांव में रहता था। वो एक साधारण परिवार से था, जहां खेत में दिन भर काम करने पर बस 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी और कोई भूखा नहीं सोता था। राहुल घर का बड़ा बेटा था, तो पूरे घर की जिम्मेदारी अब उस पर ही थी। उसके पिताजी चाहते थे कि राहुल अपनी बंजर पड़ी खेतों में अच्छे से खेती करे, जिससे साल भर के घर के खाने का इंतजाम हो जाए। लेकिन राहुल की सोच कुछ अलग थी। वो इन सब खेती बाड़ी में फंसकर नहीं रहना चाहता था, उसे आगे बढ़ना था। राहुल पढ़ाई में तो बहुत होशियार था, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसके पिताजी पैसे नहीं भर सकते थे। इस वजह से 12वीं के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई थी। घर पर पैसों की कमी हो रही थी, इसलिए राहुल ने पास वाले शहर जाकर किसी दुकान पर काम करने की सोची। अगले ही दिन राहुल शहर गया और उसे कपड़े की बड़े दुकान पर काम भी मिल गया और उसने उसके अगले ही दिन से काम पर जाना शुरू किया। कुछ महीने तक तो सब बहुत अच्छा चलता रहा। पैसे बचाने के लिए राहुल रोज सुबह उसके गांव से बस 2 किलोमीटर दूर शहर के बीच के रास्ते से चलते हुए जाता था और शाम को उसके कुछ पहचान वालों के साथ चलते हुए घर आ जाता था। अब घर में थोड़ा बहुत पैसा भी आने लगा था, लेकिन वो कहते हैं ना, लालच कभी कभी भारी पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ राहुल के साथ। बारिश का मौसम शुरू हो गया था, जिसकी वजह से कपड़े की दुकान पर रोज भीड़ बहुत बढ़ने लगी थी और दिन में दुकान का हिसाब किताब और माल चेक करने का काम बाकी रह जाता था। दुकान मालिक ने रात को 12 बजे तक जो काम करेगा उसे दुगनी तनख्वाह दूंगा, ऐसा ऐलान किया तो राहुल तुरंत मान गया उस काम के लिए। राहुल अब एक उलझन में फंस गया था। भले ही उसने काम करने के लिए हाँ कह दी थी, लेकिन फिर रात को तो उसे अकेले ही जंगल के रास्ते से चलकर जाना पड़ेगा और उसमें उसने लोगों से ऐसी बहुत बातें सुनी थी कि उस रास्ते में बहुत लोगों ने भूत देखा है। लेकिन अब उसने मालिक से काम करने के हाँ कह दिया था और अब ऐन मौके पर वो उन्हें मना कर देगा तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे। वो बस दुकान में कुर्सी पर बैठे सोचे जा रहा था। फिर उसने निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए, वो रात को यहाँ का काम खत्म करके ही घर जाएगा। उसने अपने गांव के एक आदमी से वो आज देर से आएगा ये अपने घर पर बताने के लिए कहा और काम पर जुट गया। वैसे भी जंगल आधा कटा हुआ था और अब उसमें कोई जंगली जानवर भी नहीं बचे थे। ये सब इंसान की ही करनी थी। फिर भी भूत के नाम से उस जंगल से रात को जाने को हर कोई डरता रहा, लेकिन राहुल वहां से जाने की हिम्मत करने वाला था। राहुल मन लगाकर अपना काम करता रहा और आखिरकार 12 बजे तक उसका काम भी खत्म हो गया और वो अपनी टिफिन बैग हाथ में लेकर वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। शहर से बाहर निकलते ही जंगल का रास्ता शुरू हो गया। आज जंगल की तरफ देखकर लग रहा था मानो वो कब से राहुल को निगलने के लिए तैयार था, बस उसका ही इंतजार कर रहा था। आज अमावस की रात थी, चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। लगातार कभी न रुकने वाली कीड़ों की कार्रररर की आवाज जंगल के चारों ओर से आ रही थी। बीच बीच में ही किसी कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी, कभी पेड़ के पत्तियों की आवाज आ रही थी। जंगल के इस सन्नाटे को देख लग रहा था कि यह कोई तूफान आने के पहले का सन्नाटा है। जंगल का यह किर्रर्रर सन्नाटा राहुल को अब बेचैन कर रहा था। राहुल भगवान का नाम लेकर जल्दी जल्दी चल रहा था और मन ही मन उसे अपने निर्णय पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि उसने क्यों रात को रुकने के लिए हाँ कर दिया। खैर, राहुल भगवान का नाम लेकर चले ही जा रहा था। अब वो जंगल के बीचों बीच जहां पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था वहां तक आ गया। लेकिन अचानक ही साफ मौसम ने अपना रुख बदल दिया और आसमान में घने काले बादल छाने लगे। हवाएं तेज चलने लगी, कुत्तों की रोने की आवाज तेज हो रही थी, मानो वो बताना चाह रहे हो कि संकट अब आ चुका है, जल्दी भाग यहां से। राहुल डर कर वहां से भागता, उससे पहले तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। राहुल ने अब एक अच्छी जगह रुकने की सोची। उसने इधर इधर देखा तो उसे घना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वो इतना घना था कि उसके नीचे बारिश की बूंदें भी नहीं गिर रही थी। राहुल तुरंत भागकर उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। पेड़ के नीचे खड़ा होते ही राहुल को घुटन सी हो रही थी। लग रहा था जैसे कोई उसकी सांसें रोक रहा हो, लेकिन उसके आसपास तो कोई नहीं दिख रहा था। राहुल का दम घुटने लगा तो वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगा।
लेकिन तभी उसके हाथ में पहना हुआ पीतल का कड़ा किसी चीज में अटक गया। लेकिन राहुल को ठीक से सांस ना ले पाने की वजह से बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। लेकिन उसका हाथ खींचते ही आसमान में तेज बिजली कड़की और वातावरण और भी ज्यादा डरावना हो गया। बारिश के साथ साथ अब तूफान भी आ गया था। राहुल को अब वहां रुकने से डर लग रहा था। वो जैसे तैसे वहां से उठा और भागने लगा। थोड़ी देर में अचानक ही बारिश भी रुक गई और मौसम भी एकदम साफ हो गया, तो राहुल की भागने की गति भी थोड़ी कम हो गई। राहुल अब तेज कदमों से चल रहा था। अचानक ही उसे सामने एक धुंधली सी सफेद आकृति दिखने लगी। राहुल उसे देखने के लिए आगे बढ़ने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो वहां एक आदमी खड़ा दिखा। इतनी रात को यहां पर आदमी देख राहुल का खुशी का ठिकाना ना रहा और वो भागकर उसके पास गया। नमस्ते, कौन हो आप? और इतनी रात गए यहां पर क्या कर रहे हैं? राहुल ने उस आदमी के साथ चलते हुए कहा। राहुल ने उस आदमी के चेहरे को ठीक से देखा तो वो उसे कुछ पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। काले रंग का सर्द चेहरे वाला आदमी उस काली रात में और भी डरावना लग रहा था। मैं सामने वाले गांव में रहता हूं। आज काम से देर हो गई, मुझे घर जाने के लिए और बारिश शुरू हो गई, इसलिए रुका हुआ था। तुम बताओ, उस आदमी ने बिना किसी भाव के कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम राहुल है और मैं भी सामने वाले गांव में ही रहता हूं। मैं यही सोच रहा था कि आप कुछ जाने पहचाने लग रहे हो, शायद मैंने आपको गांव में ही देख लिया होगा, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अभी भी उस आदमी का चेहरा शांत ही था। मैं अकेला जाता हूं रोज यहां से गांव की तरफ, क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे? अचानक ही उस आदमी ने सर्द चेहरे से कहा, जो उसे बड़ा अजीब लगा। लेकिन राहुल को भी साथ चाहिए थी किसी की, इसलिए वो तुरंत मान गया और खुशी से हाथ मिलाने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जिस गति से उसने हाथ में लिया था उसी गति से छोड़ भी दिया। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? ऐसा लग रहा था मानो मैंने हाथ में बर्फ लिया है, राहुल ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए पूछा। वो अभी थोड़ी देर पहले बारिश में भीग गया था, शायद उस वजह से हुआ होगा, उस आदमी ने कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था बारिश के बारे में, राहुल ने कहा। राहुल को अभी भी वो आदमी बहुत अजीब लग रहा था। राहुल को बारिश में भीगने से जितनी ठंड नहीं लग रही थी, उससे कई ज्यादा ठंड उसे उस आदमी की करीबी से लग रही थी, इसलिए वो उससे थोड़ा और दूर होकर चलने लगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? राहुल ने पूछा। मेरा नाम मोहन काले है, मोहन ने सर्द लहजे में जवाब दिया। अच्छा नाम है, मैंने कई बार सुना हुआ लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा, राहुल ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। तुम मेरे दोस्त बन गए हो, तो क्या तुम मेरी किसी भी चीज में मदद करोगे? मोहन ने सामने देखते हुए पूछा। हाँ, सीधी बात है, अब दोस्त बन गए हैं तो दोस्ती में मेरा फर्ज बनता है कि अगर मेरा दोस्त किसी मुश्किल में फंसा हो तो मैं उसकी मदद करूं, राहुल ने कहा। ठीक है, लेकिन अब इस बात से पीछे मत मुकर जाना, मोहन ने कहा। हाँ दोस्त, बिल्कुल, ये मेरा पक्का वादा रहा, राहुल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन हाथ बर्फ की तरह ठंडा होने की वजह से उसने तुरंत छोड़ खींच दिया। दोनों बातें करते करते गांव की सीमा के पास पहुंच रहे थे। पूरे रास्ते भर राहुल उससे कुछ न कुछ पूछता रहा, लेकिन मोहन उसका सर्द जवाब देता रहा। राहुल ने नजर उठाकर सामने देखा तो उसे उसके पिताजी दिखाई दिए। शायद देर होने की वजह से उसे ही लेने के लिए घर से निकले थे। वो मोहन से बात करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था और हाथ दिखाकर बता रहा था कि वो मेरे पिताजी हैं। दूर खड़े उसके पिताजी उसे बड़ी अजीब नजरों से घूर रहे थे। राहुल गांव की सीमा पार कर अंदर चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मोहन बाहर ही खड़ा था, तो उसने पूछा, क्या हुआ मोहन, तुम ऐसे वहां क्यों खड़े हो? मैं अंदर नहीं आ सकता, मोहन ने कहा। लेकिन क्यों? राहुल ने हैरानी से पूछा। अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर चलोगे? थोड़ी देर, मोहन ने विनती करते हुए कहा। अरे इतनी सी तो बात है, अब मुझे दोस्त कहां है तो तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकता हूं। इतना कहकर राहुल ने उसका ठंडा हाथ पकड़ लिया और गांव की सीमा से उसे अंदर ले जाने लगा। उधर राहुल के पिताजी उसे ऐसे बातें करते देख डरकर उसके पास भागकर जाने लगे।
लेकिन तब तक राहुल मोहन का हाथ पकड़कर उसे गांव के अंदर ले आता है और उसी के साथ वहां पर तेज हवा चलने लगती है, बिजली कड़कने लगती है, पूरा वातावरण ही बदल जाता है। तभी पिताजी राहुल के पास पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर पूछते हैं, यह क्या पागलों की तरह हवा से बातें कर रहा था? यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं तो मेरा नया साथी मोहन के साथ बात करते हुए आया हूं, ये देखिए। इतना कहकर राहुल ने मोहन को दिखाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसके पीछे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन कहाँ गया? अभी तो मेरे साथ आया है और उसे चलने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने उसे उसका ठंडा हाथ पकड़कर यहां तक लाया है, लेकिन इतनी जल्दी वो कहाँ गायब गया? राहुल ने परेशानी से उसे इधर उधर ढूंढते हुए कहा, लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। यह क्या बकवास किए जा रहा है? तू कब से? तेरे साथ कोई नहीं था, बहुत दूर से तुझे देख रहा था, अकेले ही हवा में बातें करते हुए आ रहा था और थोड़ी देर पहले अचानक ही रुक गया और वापस चला गया, और फिर हवा में ऐसे हाथ पकड़कर आया जैसे किसी को खींच के ला रहा हो। अकेला ही आया है तू? पिताजी ने चिढ़कर कहा, मैं सच में मोहन के साथ आया हूं, वो अपने ही गांव का लड़का है, मैंने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। अगर मैं अकेला ही आया था तो वो कौन था जो इतनी देर तक मुझसे बात कर रहा था? राहुल ने डर से कांपते हुए कहा, क्या सच में तेरे साथ कोई था? पिताजी ने उसे शक की नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ पिताजी, सच में आपकी कसम मेरा साथ मोहन था। भला आपकी कसम झूठ क्यों लूंगा? और वो कह रहा था मैं अंदर नहीं आ सकता, तो मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसके पैर दर्द कर रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो मैंने वापस जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया, राहुल ने कहा। अब राहुल की बात सुन, पिताजी समझ गए थे कि उसने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। कहीं वो कोई आत्मा तो नहीं थी और तू उसे हाथ पकड़कर गांव के अंदर ले आया। अब पता नहीं गांव पर कौन सा संकट आने वाला है, पिताजी ने डरते हुए कहा। पिताजी की बात सुन राहुल तो बहुत ज्यादा डर गया। अचानक ही उसे ऐसे लगा मानो उसकी पीठ पर कोई बोझ रख दिया है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी तो जुबान ही लकवा मार गई और वो चक्कर खाकर नीचे गिर गया। राहुल की पीठ पर मोहन बैठा हुआ था, लेकिन अब उसका चेहरा ठीक नहीं था। अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसके सर पर किसी धारदार शस्त्र से किए हुए वार दिख रहे थे। उसके सर से खून टपक रहा था। उसके चेहरे का मांस सड़ा हुआ था, जो उसे और ज्यादा भयानक बना रहा था। राहुल तो मोहन का वो रूप देखकर ही चक्कर खाकर गिर गया। राहुल को नीचे गिरते देख उसके पिताजी ने तुरंत उसे उठा लिया, क्योंकि मोहन को बस राहुल ही देख पाता था, पिताजी उसे देख नहीं पाए थे। पिताजी ने उसके गाल को थपकाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। उसके पिताजी तुरंत भागकर पास वाले मकान का दरवाजा खटखटाने लगे। अंदर से एक लड़के ने थोड़ी देर बाद आंखें मलते हुए दरवाजा खोल दिया और राहुल के पिताजी को देख पूछा, क्या हुआ चाचा, यहां पर इतनी रात को क्या कर रहे हो? उस लड़के ने पूछा। पिताजी ने वहां पर घटी सब घटना उसे बता दी और प्याले में थोड़ा सा पानी लेकर साथ चलने को कहा। वो लड़का अमन भी तुरंत एक छोटे प्याले में पानी लेकर आ गया। साथ ही उसके पिताजी भी उनकी बातें सुनकर उनके साथ बाहर आ गए और राहुल जहां बेहोश पड़ा था उस दिशा में निकल पड़े। थोड़ी दूरी पर ही राहुल नीचे जमीन पर लेटा हुआ था। उसके पिताजी ने तुरंत उसके चेहरे पर पानी की कुछ छिंटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद राहुल को होश आया और आंखें खोलते ही वो डर से चिल्ला उठा और वहां से भाग जाने लगा, लेकिन पिताजी ने और अमन ने उसे जल्दी से मजबूती से पकड़ कर रखा। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे भाग क्यों रहा है? पिताजी ने परेशान होकर पूछा। वो देखिए, वहां मोहन खड़ा है, मुझे देखकर हंस रहा है। पिताजी मुझे उससे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। पिताजी मुझे बचा लीजिए, राहुल ने एक जगह उंगली दिखाकर डर से हकलाते हुए कहा। सबने उस जगह देखा तो वहां पर कोई नहीं था, आसपास भी कोई नहीं था। वहां तो कोई नहीं है बेटा, तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं हो रहा? अमन के पिताजी ने पूछा। नहीं चाचा, वहां पर मोहन ही है और अब वो इंसान नहीं भूत की तरह दिख रहा है। वो कह रहा था वो हमारे ही गांव का है, आप उसे पहचानते होंगे, राहुल ने डरते हुए कहा। मोहन नाम का तो कोई नहीं है हमारे गांव में,
उसका पूरा नाम पता है तुम्हें? पिताजी ने पूछा। हाँ, उसने उसका पूरा नाम बताया था। उसका नाम मोहन काले है। वो वहीं खाड़ीडीहा है। देखिए ना कैसे मुझे देखकर हंस रहा है, राहुल ने डर से कांपते हुए कहा। वहीं राहुल के पिताजी और अमन के पिताजी मोहन काले नाम सुनते ही हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे से डर की झलक साफ साफ दिख रही थी। अब उन्हें सब समझ आ रहा था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर राहुल की हालत को देखने लगे। राहुल लगभग पागल हो चुका था और बार बार बस मोहन का नाम लिए जा रहा था। अमन, इसे जल्दी उठाओ और जल्दी से इसे मंदिर लेकर चलो, इस पर आत्मा का साया मंडरा रहा है, उसके पिताजी ने कहा और फिर तीनों ने मिलकर उसे खड़ा कर दिया। अचानक ही राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा। पिताजी, मोहन मेरे कंधे पर बैठ गया है पिताजी। मोहन सच में राहुल के कंधों पर बैठ गया था, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अमन, इससे अब चला नहीं जाएगा, तुम इसे अपने कंधे पर उठा लो, जल्दी से, पिताजी ने कहा। तो अमन उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुबले पतले 50 किलो के राहुल का वजन ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने ऊपर 100 किलो का अदृश्य पत्थर रख लिया। मोहन जानबूझकर उन्हें मंदिर जाने से रोकने लगा था। अब तो उसके गुर्राने की आवाज भी सबको आ रही थी और उसे सुन सबके डर के मारे पसीने छूट रहे थे। तीनों मिलकर उसे खींचने की कोशिश करने लगे, फिर भी राहुल अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। अचानक ही अमन को कुछ याद आया और अभी आता हूं कहकर वो भागकर घर की तरफ गया और हाथ में कुछ लेकर भागते हुए वापस आ गया। अमन ने जो हाथ में लाया था वो तुरंत राहुल के माथे पर लगा दिया। वो राहुल के माथे पर लगते ही मोहन गुस्से से चिल्लाते हुए राहुल से दूर हो गया। अमन ने हाथ में कोई और चीज नहीं बल्कि दुर्गा मां का कुमकुम लाया था, जिसे उसने राहुल के सर पर लगा दिया था। मोहन अब गुस्से से पागल हो गया था। वो किसी को दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आवाज आ रही थी। मोहन बाकी किसी को कुछ नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए अमर ने बचा हुआ कुमकुम खुद के और बाकी सबके माथे पर लगा दिया और राहुल को अपने कंधे पर उठाकर मंदिर को ओर भागने लगा। उन दोनों के पिताजी भी जितना हो सके उनके पीछे भागने लगे थे। मोहन आसपास की कुछ चीजें उन पर फेंककर उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अमन जल्दी से मंदिर तक पहुंच गया। सामने देखा तो पंडित जी वहीं मुस्कुराते हुए खड़े थे, मानो उन्हें पता हो कि यह संकट आने वाला है। उन सबको वहां देख पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, तो आखिर मोहन गांव में आ ही गया। पंडित जी की बात सुन बाकी सब हैरान हो गए कि उन्हें कैसे पता मोहन वापस आ गया है। लेकिन पंडित जी, आपको कैसे पता मोहन का भूत आ गया है? पिताजी ने शिव मंदिर में प्रवेश करते हुए आश्चर्य से पूछा। मुझे पता ही था, एक न एक दिन वो अपना बदला लेने जरूर वापस आएगा। और लो, आज तुम्हारा बेटा उसी बरगद के पेड़ के नीचे रुका जिसके नीचे मोहन को गाड़ दिया था, और उसके हाथ में पहने हुए कड़े में वो धागा अटक कर टूट गया जिससे मोहन को उसी पेड़ पर कैद कर रखा था। जिस वक्त वो धागा टूट गया उसी वक्त मुझे इस संकट का एहसास हो गया था, पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी पंडित जी बहुत होशियार थे और अपने ज्ञान से वो सब पता कर लेते थे। लेकिन पंडित जी, मोहन मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा है? मैं तो उसका अच्छा दोस्त था और उसे बदला किस चीज का चाहिए? और मोहन को बरगद के पेड़ के नीचे किसने गाड़ा था? 20 साल पहले तो हमें यही पता चला था कि वो गांव छोड़कर भाग गया, और बाद में यह सुनने को आया कि किसी जंगली जानवर ने उसे मार डाला। राहुल के पिताजी ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। पंडित जी कुछ कहते उससे पहले मंदिर के बाहर अब हवा में उड़ने वाला मोहन सबको दिखाई देने लगा, जो मंदिर के बाहर गुस्से से चिल्ला रहा था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अबे ओ ये पंडित, 20 साल पहले तूने ही मुझे उस पेड़ पर बांध रखा था, और अब अगर फिर से मेरी रूह को वहां पर बांध रखने की सोची भी तो तेरे साथ साथ तेरे परिवार वालों को भी जान से मार डालूंगा। पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगा, सबको मार डालूंगा। मोहन ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा। मोहन की बात सुन सब आश्चर्य से पंडित जी की तरफ देखने लगे, लेकिन अभी भी उनके चेहरे के भाव बदले नहीं थे। वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी, यह सब हो क्या रहा है और आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, अमन के पिताजी ने कहा। पंडित जी ने अमन के पिताजी की बात को अनसुना कर दिया और मोहन की तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम्हें बदला ही चाहिए ना, तो ले लो तुम्हारा बदला। तुम्हारी मौत के जितने जिम्मेदार गांव के मुखिया और उनका भाई हैं,
उतना ही जिम्मेदार मैं भी हूं। तुम बेशक अपना बदला ले लो, लेकिन इन गांव वालों को कुछ मत करना जिन्होंने तुम्हारा हर पल साथ दिया था। तुम्हें बदला चाहिए ना, तो आज तुम्हें सारे गांव वालों के सामने इंसाफ मिलेगा। ए पंडित, अब मुझे तेरी चिकनी चौपटी बातों में मत फंसा। मुझे पता है अब तू कुछ ना कुछ करके मुझे फिर से कैद करने वाला है। अब मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगा। मैं उस मुखिया और उसके भाई की जान ले लूंगा और साथ ही बाकी गांव वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। मोहन ने गुर्राते हुए कहा। मुझे पता है मोहन, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, तुम्हारे बदले की आग में जल रहे हो, लेकिन मैं शिवजी की कसम खाकर वादा करता हूं कि मैं तुम्हें सारे गांव वालों के सामने इंसाफ दिलाकर रहूंगा। मैं भगवान की झूठी कसम कभी नहीं लेता। तुम बस थोड़ा शांत हो जाओ और हमारी बात मानो। किसी भी गांव वाले को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि सब तुमसे तब भी बहुत प्यार करते थे और अब भी, और तब इन्हीं मासूम गांव वालों के प्यार ने ही तुम्हें जिताया था। तुम उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो? पंडित जी ने कहा। ठीक है पंडित, तूने कसम है ना, तो मैं तेरी बात मान लेता हूं और मैं भी वादा करता हूं कि अगर मुझे न्याय मिल गया तो मैं किसी भी गांव वाले को कुछ भी नहीं करूंगा। मोहन ने कहा। ठीक है मोहन, तुम अब शांत हो जाओ। मैं राहुल को छोड़ बाकी तीनों को गांव वालों को बुलाने के लिए कहता हूं, और जब मुखिया और उसका भाई आएगा तब उन दोनों के सब गांव वालों के सामने अपना गुनाह कबूल करने तक उन्हें ज्यादा नुकसान मत पहुंचाना। पंडित जी ने कहा तो मोहन अचानक गुर्राते हुए गायब हो गया। मोहन के गायब होते ही पंडित जी ने राहुल को ठीक से एक जगह बिठाया और अपना रुख उन तीनों की तरफ मोड़ दिया। तुम तीनों मुखिया, उसके छोटे भाई और बाकी जरूरी गांव वालों को लेकर जल्दी आओ यहां पर। और हां, मुखिया को मोहन के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो यहां पर आने के लिए तैयार नहीं होगा। और जल्दी आओ सब, पंडित जी ने कहा। तो तीनों जल्दी से भागकर गांव वालों को बुलाने चले गए। थोड़ी देर बाद एक एक करके गांव के कुछ जरूरी लोग मंदिर में जमा हो गए और वो तीनों भी वापस आ गए और उनके साथ मुखिया और उसका भाई भी आ गया। लेकिन मुखिया और उसका भाई मंदिर में प्रवेश करता उससे पहले ही मोहन की आत्मा ने उन्हें पीछे खींच लिया। अब वो दोनों भी हवा में लटक रहे थे। मुखिया और उसके भाई को ऐसे हवा में तैरते देख बाकी सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक ही मोहन की आत्मा ने उन दोनों को ऊंचाई से नीचे धकेल दिया और फिर धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगा। जब सबने वो मोहन का रूप देखा तो सब लोग हैरानी से हक्के बक्के रह गए, हालांकि उन्हें अभी भी यह नहीं पता था कि उनके सामने किसकी आत्मा है। गांव वाले भी भूत के डर से कोई भी उन दोनों की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। मुखिया और उसका भाई दोनों की तो मोहन को देख हालत ही खराब हो गई थी। दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऊंचाई से गिरने की वजह से दोनों ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मोहन ने फिर से दोनों को हवा में उछाल दिया और दोनों एक दूसरे से टकराकर नीचे गिर गए। कौन हो तुम और हमें मारना क्यों चाहते हो? मुखिया ने हकलाते हुए पूछा। क्या बात है मुखिया, इतनी जल्दी मुझे भूल गया? पेड़ के नीचे दफनाकर, मोहन ने कहा। तो पेड़ के नीचे दफनाकर सुन मुखिया और उसका भाई डर से कांपने लगा, क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका था कि उनका अब अंतिम समय आ गया है। दोनों जल्दी से मोहन के सामने अपने हाथ जोड़कर अपनी जान बचाने के लिए गिड्ढ गिड्ढाने लगे। हमें माफ कर दो मोहन, हमने बहुत बड़ी गलती हो गई थी। चाहो तो हम सब गांव वालों को सारी सच्चाई बता देते हैं, लेकिन हमारी जान मत लो, मुखिया ने कहा। ठीक है, बताओ सारे गांव वालों को सच्चाई, और रही बात तुम्हारी जान की तो वो बाद में सोचेंगे, मोहन ने जोर जोर से हंसते हुए कहा। गांव वालों, हमें माफ कर दो। जहां किसी की हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, वहां 20 साल पहले पहली बार हमारे परिवार से छोड़ किसी और को आप सबने सरपंच बना दिया था, और सारा प्यार इस मोहन पर ही लुटा रहे थे, और वो भी गांव के लिए अच्छे काम कर रहा था। हमें मोहन से नफरत होने लगी थी, क्योंकि वो एक आम आदमी था। मैंने और मेरे भाई ने मोहन को मार डालने का सोचा, और वैसे किया भी। खेत में बुलाकर उसे मार डाला, और फिर उसके नाम से सरकारी आवास से पैसे लिए, और मोहन को जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया, और गांव में यह खबर फैला दी कि मोहन पैसे लेकर भाग गया, लेकिन असल में तो हमने ही उसे मार डाला था, और यह बात किसी को पता नहीं थी। फिर अचानक ही हमारे सपनों में मोहन आने लगा,
हमें परेशान करने लगा तो हमने पंडित जी की मदद लेकर एक मंत्रित धागे से मोहन की आत्मा को उस बरगद के पेड़ में कैद कर दिया। जब पंडित जी को पता चला ये हमने खून किया है तो उन्होंने मोहन की आत्मा को कैद करने से मना किया और गांव वालों को भी यह बात बताने की कही, लेकिन हमने उसके परिवार वालों की गर्दन पर छुरी रख दी तो उसे मजबूरी में हमारा यह काम करना ही पड़ा। तब से मोहन वहां कैद था। उसे किसी जंगली जानवर ने नहीं मारा था, हमने मारा था। मुखिया ने रोते हुए कहा, तू भी तो एक जंगली जानवर ही है। जो इतना घिनौना अपराध किया तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया, मार डाला उसे। तुम्हें भी उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। राहुल के पिताजी ने कहा, हाँ, इन्हें तो मैं जान से मार डालूंगा, बहुत बुरी मौत दूंगा इन दोनों को। पंडित, तुझे मैंने माफ कर दिया, क्योंकि कोई भी अगर मेरे परिवार के किसी सदस्य की गर्दन पर छुरी रखता तो मैं भी वही करता जो आज तूने किया। तुझे तो मैंने माफ कर दिया, लेकिन इसे नहीं करूंगा। मोहन ने उन दोनों को गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए कहा, नहीं चाचा, अगर आप भी उनकी तरह ही करेंगे तो आप में और उन जानवरों में फर्क ही क्या रहेगा। हम उन्हें कल ही पुलिस के हवाले कर देंगे। उन्होंने सबके सामने अपना जुर्म भी कबूल किया है और सुना है आपने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है, तो आज से आपकी बूढ़ी मां और पिताजी का हम सब मिलकर ख्याल रखेंगे। क्यों गांव वालों सही कहा ना? राहुल ने कहा तो सबने हां कहते हुए अपनी गर्दन हिलाई। अचानक ही मोहन की आत्मा वहां से गायब हो गई। अगले दिन मुखिया और उसके भाई ने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल किया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पंडित जी और बाकी गांव वालों ने उस पेड़ के नीचे से मोहन का कंकाल निकालकर उसका विधि के अनुसार अंतिम संस्कार भी कर दिया। उसके अगले दिन मुखिया और उसके भाई को दूसरी बड़ी जेल में एक गाड़ी से ले जा रहे थे, लेकिन अचानक ही गाड़ी का हादसा हो गया और गाड़ी में बैठे 2 कांस्टेबल और ड्राइवर सही सलामत गाड़ी के बाहर फेंका गया और गाड़ी ने अचानक ही बड़ी बड़ी आग की लपेटें ले ली और मुखिया और उसके भाई के साथ साथ गाड़ी भी जलकर राख हो गई और धुएं से आसमान में एक मुस्कान बन गई।